हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा राष्ट्र साहित्य हिंदी में चला हुआ था और अभी तक इसमें हम अपने 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा ये राष्ट्र साहित्य पर हमारा अंतिम क्लास होगा। राष्ट्र साहित्य का ये पार्ट नंबर 3 होगा। और अगर हमारा क्लास के सिक्वेंस देखा जाए तो हमारी जो क्लास नंबर है क्लास जो है वो 9 होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें पृथ्वीराज रासो पढ़ना है। एक ही रचना हमारी बची हुई थी, काफ़ी लेंथी है, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल से जानना है। तो इसी वजह से ये पॉइंट हमारा सबसे लास्ट में रखा गया है। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास के तुरंत बाद आपको इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा वीडियो के, और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रासो साहित्य का PDF चाहिए, इससे पहले सारे PDF जो है आपको क्लास के साथ ही अवेलेबल करा दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो, बात हो रही है पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो जो है इसका समय 1193 ईस्वी है और इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके कवि थे। जो इस रचना के रचयिता हैं चंद बरदाई जी, ये पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे और उनके कवि थे। नेक्स्ट, चंद बरदाई उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। 1165 से लेकर 1192 के बीच पृथ्वीराज चौहान का राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था और पृथ्वीराज रासो तथा पृथ्वीराज काव्य के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो ये दो ग्रंथ हैं जिनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है इनका जन्म जो है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय है। समय को आप सर्ग के नाम से भी जानते हैं और अध्याय के नाम से भी जानते हैं। मुख्य छंद क्या है इसमें? कवित है, आप छप्पे भी बोलते हैं। दूहा, इसको आप दोहा भी बोलते हैं। तोमर, इसको गोत्र, तह आदि ये हैं। तो आगे आप देखेंगे इसमें रासो के अनुसार, जो रासो है ये ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के अनुसार साहबुद्दीन गोरी, जिसको बहुत से लोग मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया और तब कुछ दिनों के उपरांत चंद बरदाई भी वहाँ पर चले गए थे। जाते समय जो चंद बरदाई थे, कवि जो थे, इन्होंने अपने पुत्र जलहन, एक्चुअली इनके ना 4 पुत्र थे और जो जलहन थे वो सबसे छोटे नंबर के थे, छोटे थे और मतलब चौथे नंबर के और सबसे छोटे थे। इनके हाथ में रासो पुस्तक को देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जलहन के हाथ में पृथ्वीराज रासो को सौंपे जाने और उसके पूरा किए जाने के संबंध में एक पंक्ति भी है, इसको देख लीजिए। पुस्तक जलहन हाथ दई, चली गजानन नृप काज, ये पंक्ति कही गई है। और इस रचना की सबसे पुरानी प्रति की बात करें तो ये बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में मिलती है। इसकी कुल 3 प्रतियां हैं। इस रचना की अभी तक कुल 3 ही प्रतियां हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और देखिए एक नोट भी यहाँ दिया गया है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो में 61 सर्ग चंद बरदाई के द्वारा लिखे गए हैं और जो बाकी शेष 8 सर्ग बचते हैं वो उनके पुत्र जलहन के द्वारा पूरे किए गए हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस रचना में के अंत में पृथ्वीराज के द्वारा शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को, जिसको अभी हमने साबुद्दीन भी बोला है, को मारने की बात कही गई है। और उन्होंने एक शब्द भेदी बाण चलाया था, उस समय उनकी आंखें गोरी के द्वारा निकाल ली गई थी। तो देखिएगा आगे काव्य रूप क्या है। यहाँ रचना का काव्य रूप जो है वो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक रचना माना है। इसकी शैली पिंगल है। नायक इसका पृथ्वीराज चौहान है और इसकी जो नायिका है वो संयोगिता है। नायिका कौन है? संयोगिता है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है। चंद बरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, प्रथम महाकवि माना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो ये सारे ही पॉइंट जो भी मैं यहाँ पर मेंशन किए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को ध्यान में रखना है। इस पीडीएफ के अंतर्गत आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत ही ध्यानपूर्वक ये पीडीएफ बनाई गई है और सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। आगे देखिएगा, इस ग्रंथ की प्रमाणिकता से संबंधित विद्वानों में मतभेद है। जैसे प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है, इस ग्रंथ को जिन विद्वानों ने प्रमाणिक माना है कि हाँ ये ठीक है, सत्य है, तो उसमें मिश्र बंधु का नाम आता है, श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है, जेम्स कर्नल टोड का नाम आता है, जॉर्ज गियर्सन का नाम आता है, हरि ओद का आता है और दशरथ शर्मा इसी के अंतर्गत आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी आते हैं जो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। अब आप देखेंगे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है, डॉक्टर वूलर, उसमें रामचंद्र शुक्ल आते हैं, मोतीलाल मिनारिया आते हैं, श्यामल दास आते हैं और मुंशी देवी प्रसाद भी इसी के अंतर्गत आते हैं, गौरी शंकर हीरानंद ओझा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन है, अर्ध प्रमाणिक जिन्होंने इस रचना को माना है तो उसमें आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल और केवल सुख सुखी संवाद को ही प्रमाणिक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल और केवल सुख सुखी संवाद को ही क्या माना है, प्रमाणिक माना है। और सुनीति कुमार चटर्जी भी इसको अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। मुनिजिन विजय ने भी इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के संबंध में विद्वानों के मत, तो इनको भी देख लेंगे। पृथ्वीराज रासो को अपभ्रंश भाषा में मानने वाले विद्वान कौन हैं, ये बताना है। तो इसके अंतर्गत आते हैं मुनि जिन विजय, ये पाल नहीं है, मुनि जिन विजय, ठीक है, इसको विजय तक ही रखेंगे। सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुनि कांति सागर, इन चारों का नाम आता है जो कि इस रचना को अपभ्रंश भाषा में मानते हैं कि ये रचना जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई है। डिंगल शैली मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वानों में कौन कौन आता है, इसमें आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है, मोतीलाल मिनारिया का नाम आता है और डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पिंगल शैली मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान, डॉक्टर नामवर सिंह आते हैं, जॉर्ज गियर्सन इसमें आते हैं, श्याम सुंदर दास जी आते हैं, उदय नारायण तिवारी भी आते हैं, धीरेन्द्र वर्मा भी इसको पिंगल शैली में ही मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे पिंगल शैली मिश्रित ब्रजभाषा की रचना माना है। देखिए नोट क्या है इसमें, यहाँ पर एक नोट भी मेंशन किया गया है, यही जो है ये वाला मत ही सर्वमान्य मत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिंगल शैली में ही ये मानी गई है। जिसने भी अलग अलग, जैसे अपभ्रंश में माना तो वे अलग विद्वान थे, फिर इसको डिंगल शैली में मानने वाले अलग विद्वान थे, लेकिन पिंगल शैली ही सर्वमान्य मत स्वीकार किया गया है कि ये रचना जो है वो पिंगल शैली में है। मुख्य शैली इसकी यहाँ पर देखते हैं, पिंगल शैली है। मुख्य शैली कौन सी है, पिंगल शैली है। पृथ्वीराज रासो के कुछ इंपॉर्टेंट संस्करण हैं तो इन्हें भी देखेंगे। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं, ठीक है, इसको 4 संस्करणों में विभक्त किया गया है। और जैसे कि व्रत संस्करण पहले नंबर पर आता है, व्रत संस्करण, इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा काशी से हुआ है और इसमें 16,306 छंद हैं। अगर समय की बात करी जाए तो 69 इसमें समय है, जिनको सर्ग भी कहते हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। मध्य संस्करण की बात करते हैं तो इसमें 7,000 छंद हैं और इसकी प्रति बीकानेर तथा ओबहर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। नेक्स्ट लघु संस्करण आता है तीसरे नंबर पर, जिसको हम रूपांतरण के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3,500 छंद हैं, 19 इसके अंतर्गत सर्ग है और इसकी हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। लघु संस्करण की बात करते हैं, इस संस्करण को रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1300 छंद हैं, 1300 छंद हैं और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन कार्य किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसका जो संपादन कार्य है वो किसने किया, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। डॉक्टर, एक नोट भी यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को, इस लघुत्तम संस्करण को ही पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति माना है। किसने माना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग, कुछ इंपॉर्टेंट सर्ग थे जो यहाँ मेंशन कर दिए हैं।
जैसे कि पहला सर्ग जिसको आदि पर्व के नाम से भी जानते हैं, इसमें मंगलाचरण है और पृथ्वीराज चौहान का वंशीय परिचय दिया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के वंश का इसके अंतर्गत परिचय है। दूसरे सर्ग में क्या आता है, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का तथा राम का वर्णन है। 20वां सर्ग सबसे छोटा सर्ग है। 20वें नंबर का जो सर्ग है वो सबसे छोटा सर्ग है। और 25वां सर्ग सुख सुखी संवाद की शुरुआत इसी से मानी जाती है, 25वें सर्ग से। 57वां सर्ग इसमें कायमास वध का वर्णन है, कायमास वध के नाम से भी इसे जाना जाता है। 61वां सर्ग इसको कन्वज समय के नाम से भी जानते हैं और सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा सर्ग है। यह पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग भी है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। इस ग्रंथ की भाषा के विषय में सबसे पहले विचार बिम्स, जिन्होंने, बिम्स कौन थे, बिम्स में 1873 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यानी कि इसकी भाषा के संबंध में, भाषा के विषय में जो विचार आया सबसे पहले बिम्स के मस्तिष्क में आया, बिम्स में आया और 1873 ईस्वी में उन्होंने अपना ये विचार जो है प्रस्तुत किया। चंद बरदाई ने इसकी भाषा को षड भाषा कहा है। षड भाषा क्यों कहा है इन्होंने, ब्रज मागधी मिलई, देखिए ब्रज, आपको एक भाषा यहाँ मिली, यहाँ ब्रज मागधी मिलई, अमर का मतलब यहाँ पे संस्कृत है, नाग यवन, ठीक है, यवन की भाषा जो आपकी फारसी वगैरह है ये, और नाग में आ जाती है प्राकृत। ठीक है, तो सहज फारसी हूँ मैं मिलई सड़ विधि कहत बखान। तो यहाँ पर जितनी भाषाएं आई हैं ना, मगध, मागधी, अमर, संस्कृत होगी, नाग, आपका यवन, 3 ये हो गई और फारसी, तो इस तरीके से आपकी 5 भाषाएं आई हैं। ये भिखारी दास जी ने कहा है इसके संबंध में दोहा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में माना है और इसी सर्ग को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमाणिक मानते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटनाकोश तथा आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छप्पियों का राजा कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने राजनीतिक महाकाव्य की इसको त्रासदी माना है। किसने माना है, क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। हरिओद ने चंद बरदाई को हिंदी का चासर कहा है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। क्या कहा है कि ये स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंद बरदाई को वीर काव्य धारा का प्रथम महाकवि माना है। अनुप्रास और यमक अलंकार की पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत प्रधानता है। किस किस अलंकार की प्रधानता है, अनुप्रास और यमक अलंकारों की पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत प्रधानता की रखी गई है। उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास ने इसे विशाल वीर काव्य माना है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। इस ग्रंथ को डॉक्टर बड़तवाल ने और शिव सिंह सेंगर ने छंदों का अजायब घर कहा है। तो ये भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके कि किसने कहा है, तो शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर बड़तवाल ने। कुछ विद्वानों के यहाँ महत्वपूर्ण कथन हैं, तो ये भी मेंशन कर दिए गए हैं। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। किसके अनुसार कहा गया, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कहा गया है। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट कथन है, पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल के साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। यह कथन किसका है, श्याम सुंदर दास जी का है। क्लास आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए नेक्स्ट जो है फिर हम लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, तो या फिर नाथ साहित्य, कोई भी एक करेंगे इनमें से। चलिए आगे देखते हैं। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास एकदम नहीं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट कथन है, आरंभिक काल का प्रधान कवि चंद है। आरंभिक काल का प्रधान कवि चंद है जो हमारे हिंदी संसार का चासर है। यह कथन हरिओद जी का है। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश से ही है। यह कथन किसका है, मुनिजिन विजय का है। और मुनिजिन विजय
अपभ्रंश मानने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, मुनि जिन विजय ने जो पृथ्वीराज की भाषा को अपभ्रंश माना है, तो ये मानने वाले क्या हैं? पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट कथन है, पृथ्वीराज रासो में युद्धों का चित्रण डिंगल और श्रृंगारिक तथा प्राकृतिक चित्रण पिंगल शैली में किया गया है। इसकी भाषा शैली पिंगल ही माननी चाहिए। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भाव, वस्तु, ध्वनि और जो सम्मिलित प्रभाग अनुवति के उदाहरण इसके अंतर्गत क्या है? भरे पड़े हुए हैं। भाव है, वस्तु है, ध्वनि है, इनको सम्मिलित करके इनके प्रभाग अनुवति के उदाहरण जो है इसमें भरे पड़े हुए हैं। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट कथन है, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। नेक्स्ट कथन और लास्ट कथन है ये कि युद्ध तथा शौर्य तान और विशाल का बाना है। युद्ध और शौर्य ये तान और विशाल का बाना है। इस ताने बाने से रासो बना गया है। ठीक है, रासो इसी ताने बाने से बुना गया है। ये बुना होगा, ठीक है, या बन गया है। और इसकी बुनावट को समझना, रासो को समझना है। इसकी जो हम बुनावट समझते हैं कि इसमें क्या बुनावट है, ठीक है, वही रासो को समझना है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख पंक्तियाँ, और ये फिर इसका जो है लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख पंक्तियाँ। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये पंक्तियाँ चंद बरदाई के द्वारा कही गई पंक्ति हैं। ये कब की है? जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें गोरी के द्वारा निकाल ली गई थी और गोरी को चौहान ने ये कला दिखाने के लिए मतलब एक तरीके से खुश कर लिया था कि चौहान को एक ऐसी भी कला आती है कि वो शब्द को सुनकर बाण चला सकता है, और आप चाहें तो आप इस कला को देख सकते हैं। मेरी यही इच्छा है कि भाई आप ये कला ज़रूर देखें। तो फिर क्या होता है, गोरी खुश हो जाते हैं और फिर आकर चौहान से मिलकर आते हैं चंद बरदाई, और आकर बोलते हैं कि वो जब ही इस कला को चलाएंगे, इस कला का प्रयोग करेंगे, जब आप बोलेंगे अंतिम शब्द जो है आप उसको बोलकर बताएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही गोरी बोलते हैं और ये एक इशारा कर देते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधानता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, एक इशारा करके बता देते हैं कि आपको बाण किस दिशा में और कितना ऊपर चलाना है। और फिर जैसे ही शब्द के आवाज़ सुनते हैं गोरी की चौहान, तो आवाज़ को सुनकर वो शब्द बेदी बाण चला देते हैं। वो उनको सटीक लगता है एकदम गोरी को। पुस्तक जल्लन हाथ दई चली गजानन निरपकाज, ये जो है पंक्तियाँ भी हैं पृथ्वीराज रासो की पंक्ति हैं, जो जब चंद बरदाई ने अपने पुत्र जल्लहन के हाथ में पुस्तक दी थी तो तब का इसमें वर्णन किया गया है। और एक और लास्ट पंक्ति है, इसको भी देख लीजिए। बजिए घोर निशान राज चौहान चहुदिसी। ठीक है, और बस यहाँ जो है बताया जाता है कि जो चौहान है पृथ्वीराज चौहान, उनका जो है जो डंका है मतलब उनकी वीरता का वो चारों दिशाओं में बजता है। ठीक है, तो यहाँ पृथ्वीराज रासो आपका ये ग्रंथ कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा क्लास ज़रूर बताना। और अगर आप ये पूरा रासो साहित्य का पीडीएफ चाहते हैं, जो कि मैंने पिछले 2 क्लास का भी पीडीएफ आपको आज ही देना है, इकट्ठा रासो साहित्य का देना है पूरे 3 पार्ट का, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं इसके कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मेंशन कर दूंगी लिंक को टेलीग्राम के, तो आप वहाँ से जुड़ जाना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करने की कोशिश करना। और आपने जैसे यहाँ पर क्लास देखी है तो वहाँ पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऐसी ही कलरफुल पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ में, एक नए साहित्य के साथ में।
साहित्य में अब की बार या तो हम आपको नाथ साहित्य कराएंगे या फिर लौकिक साहित्य, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जल्द ही आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम भक्ति काल की तरफ बढ़ेंगे। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।